हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस सेशन में, जो कि है टीजीटी पीजीटी इवन एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी एक धारदार तरीके से चल रही होगी। चलिए देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, ये कहाँ पर स्थित है? पेरम्बूर, कपूरथला, जमशेदपुर या फिर वाराणसी में? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये स्थित है आपके कहाँ पे? ये है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ ये क्या है? ये भारतीय रेल का एक स्वामित्व है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्रण तकनीक रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है? आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक या फिर कोरो स्कीमेटिक? पूछा क्या गया है? मानचित्रण तकनीकी रेखांकित क्षेत्रों को, यानी कि जो रेखांकित क्षेत्र होते हैं उसको दर्शाने के लिए कौन सा इसमें से जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है कोरोक्रोमेटिक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर नागालैंड में? चौड़ा हिस्सा पूछा जा रहा है कि किस तरह से कहाँ पे स्थित है। तो हिमालय का जो चौड़ा हिस्सा है वो कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय जो पर्वतमाला है वह सिंध नदी की मोड़ से, यानी कि सिंध नदी की मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जाती है, यानी कि विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पश्चिम। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई है कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम में जो हिमालय की लंबाई है कितनी है? तो कितनी है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? वह 150 से 400 किलोमीटर के बीच में है। और चौड़ाई कितनी है? 150 से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी क्या है? चौड़ाई है। और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर के लगभग है। यह पर्वतमाला जो है भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक नवीन वलित पर्वत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय कैसा है? तो हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत की? आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत किसने की थी? ई हूबर ने, ए लास्ट, टी प्लैंडर या फिर ए वेबर ने? तो अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंस की संकल्पना की शुरुआत किसने की थी? यह क्या था? ए वेबर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? कावेरी, पेन्नार, पलार या फिर तुंगभद्रा? पूछा गया है कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है कावेरी से, पेन्नार से, पलार से या फिर तुंगभद्रा नदी से? यह निकाली गई है तुंगभद्रा नदी से। अब आपको बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से में निकलती है। यह निकलती है जो ये नदी तुंगभद्रा नदी है, ये तो निकलती है कहाँ से? चलिए अगले प्रश्न करते हैं। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या फिर कराकोरम श्रेणी में? पूछा गया दून घाटी स्थित कहाँ पर है? यह स्थित है शिवालिक हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी कि हिमालय से परे है, हिमालय से लगे? गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी? गंगा से परे कौन सी नदी है? यह सतलुज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह सतलुज या शतुद्री नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 4555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राक्षस या फिर राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस या फिर राकस ताल से निकलती है। ठीक है। तिब्बत में यह नदी बहुत सकरे भाग में बहती है और भारत में यह नदी 1050 किलोमीटर लंबी है। भारत में कितनी लंबी है? 1050 किलोमीटर। ये लंबाई भी पूछ सकता है आपसे। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केला जो एक उच्च उत्पादकता की स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, कहाँ उगाई जाती है? उच्च भूमि उष्णकटिबंध में, शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में,
निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंध में या फिर भूमध्य सागरीय मौसम में। केला की जो कृषि है या फिर केला की खेती है किस तरह के मौसम में या फिर भूमि में की जाती है, यह किया जाता है निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंध में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं ये पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया आपसे। आइए देखते हैं। डुलूथ सुपीरियर झील, डेट्राइट ह्यूरॉन झील, शिकागो मिशिगन झील, ओटावा अंटारियो झील। सुमेलित पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डेट्राइट जो है नगर है वो ह्यूरॉन झील के किनारे नहीं है। ये सारे क्या हैं, नगर हैं, ये सारे नगर हैं और ये सारे झील हैं, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन, मिशिगन। तो जो डेट्राइट है ये ह्यूरॉन झील के किनारे स्थित नहीं है, यही वाला क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी डुलूथ कहाँ पे, ये सुपीरियर झील के किनारे है, शिकागो मिशिगन झील के किनारे है, ओटावा ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सिंध नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। गंगोत्री हिमानी, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी या फिर सियाचिन हिमानी। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है कैलाश हिमानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैलाश हिमानी में कहाँ पे, तो तिब्बत के मानसरोवर झील में। कहाँ पे, तिब्बत के मानसरोवर झील में इसके यहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, मानसरोवर झील से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ, इसका विकास क्या कहलाता है। मिश्रित फसल, पंक्तिबद्ध अंतर फसल, रिले फसल या फिर पट्टीदार फसल। तो इस तरह के फसल को क्या कहते हैं, इस तरह की फसलों को कहते हैं रिले फसल। यानी कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, रिले फसल कहलाता है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है। भोपाल, जबलपुर, भूज या फिर मदुरई। तो पूछा जा रहा है कर्क रेखा के सबसे पास है। ये क्वेश्चन एक और बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं। तो कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित शहर कौन सा है। कौन सा है, यह है जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पे, किसका शहर है, किस स्टेट का शहर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम या फिर 84.5 डिग्री पश्चिम। तो भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा जिसे मेरिडियन भी कहते हैं या फिर उसको टाइम मेरिडियन भी कहते हैं, कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। कोरोमंडल तट में स्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो एक तट है जो कोरोमंडल तट है वो कौन सा है, उसमें कौन सा स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो यह स्थित है कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे है, यहाँ पे है और ये कोरोमंडल तट में स्थित है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 9 राज्य, 8 राज्य, 7 राज्य या फिर 10 राज्य। तो आपको भली बात पता है 8 राज्य है। ये राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है क्या है, ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसोम स्थान स्थित थे। विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिणीय स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में या फिर भूमध्य रेखा पर। तो इसके मानचित्र में जो स्थान स्थित थे वो कौन से थे, ये थे आपके विश्व के सुदूरतम उत्तर पश्चिमी स्थान। ए विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शिकागो, मिशिगन झील, डुलूथ, सुपीरियर झील, टोरंटो, ह्यूरॉन झील, बुफरेलो, इरी झील। अभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन ऊपर भी किया है, इसके पहले भी, वो अलग था, ये अलग है। शिकागो जो है किस झील के किनारे स्थित है ये बताना था, यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो शिकागो कहाँ पे है, शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। डुलूथ, सुपीरियर झील अभी हमने ऊपर देखा हुआ है। टोरंटो ये गलत है। और बुफरेलो, इरी झील।
तो टोरंटो किसके किनारे स्थित है? ये ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। टोरंटो ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट है। किस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, शुक्र, वरुण। तो मंगल के उपग्रह कितने हैं? अरुण के, शुक्र के या फिर वरुण के। किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, वरुण का भी है, अरुण का भी है और मंगल का भी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? कौन कौन से? एक फोबोस है और एक डिमोस है। यह दोनों उपग्रह किस ग्रह के हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? होमर, एनेक्जिमेंडर, हिपार्कस या फिर टालमी ने? किसने प्रयास किया था? यह प्रयास किया था एनेक्जिमेंडर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर से एक कूट वाला क्वेश्चन है। ये कूट वाला क्वेश्चन सूची 1 इधर दिया है और सूची 2 इधर दिया है, एक तरफ दिया है। यानी कि फ्रांस कहाँ पे है? ये लारेन क्षेत्र में है। यूक्रेन जो है क्यू राग क्षेत्र, यूक्रेन क्यू राग क्षेत्र। जर्मनी जो है साल्ट गीटर क्षेत्र, साल्ट गीजर क्षेत्र। और यूएसए मेसाबी क्षेत्र। इस तरह से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज सेशन को यहीं रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। आप कैसे हैं? आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। चलिए सुबह के बज रहे 10 और रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूजीसी नेट और पीसीएस के लिए भी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस अपने महत्वपूर्ण सेशन की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब, सीन, राइन या फिर रोम? सबसे पहले बात करते हैं पेरिस राजधानी किसकी है? तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? आपको पता है चावल एक इम्पोर्टेंट जो है हम लोग के लिए भोजन है। और ये बात क्या है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह बेसिकली उष्ण आर्द्र किस्म की जलवायु का ये पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइक्लोक्लाइन का संबंध महासागरी से है, यानी किस महासागरी से है पाइक्लोक्लाइन का संबंध? लवणता, घनत्व, तापमान या फिर निक्षेप? तो पाइक्लोक्लाइन का संबंध किससे है? इसका संबंध है घनत्व से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिल करना है। एक तरफ दिया सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया क्या? उसके वैज्ञानिक दिए हैं। सागर तल फैलाव सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था किसने? हैरी हेस ने दिया था सागर तल फैलाव सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वेगनर ने, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था। इलास्टिक रिबाउल्ड सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था रीड ने। और रेडियोधर्मिता सिद्धांत दिया था जॉली ने। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2 और डी का 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है पूर्वी अफ्रीका की, राइन की, स्कॉटलैंड की या फिर उत्तरी इंडीज़ की? तो विश्व की जो सबसे लंबी भ्रंश घाटी है आपको पता होना चाहिए, ये पूर्वी अफ्रीका की है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो नील नदी की पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, यह विश्व में सबसे लंबी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। इनमें में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? क्या है? पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रीटर, डडले स्टॉर्म, हार्टसन या फिर ब्लास ने? यह किसने लिखा हुआ है? यह हार्टसन ने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो यह अमेरिका के भूगोलवेत्ता, यानी कि यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि हार्टसन कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने
महत्वपूर्ण पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। और इनकी जो कुछ और पुस्तकें हैं जैसे भूगोल की प्रकृति 1939, भूगोल की प्रकृति 1939 में, और भूगोल की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य ये 1959 में लिखी गई थी। चलिए, प्रवाल व्यंजन परिणाम है ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय ऊष्मन का, या फिर समुद्री लवणता की वृद्धि का। तो प्रवाल व्यंजन किसका परिणाम है? यह परिणाम है भूमंडलीय ऊष्मन का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है? पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, या फिर हरी क्रांति। तो मत्स्य उद्योग से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो यह नीली क्रांति है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित है। किससे? दुग्ध से। हरी क्रांति आपको पता ही है कि जो खाद्यान्न है यानी कि गेहूं चावल से संबंधित है ये हरित क्रांति, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांति भी आपसे पूछ सकता है। इसका ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से कूट वाले क्वेश्चन है। धान का देश किसे कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश, रबर का देश, या फिर पूर्व का प्रवेश द्वार। तो आपको मालूम होगा पूर्व का प्रवेश द्वार किसे को कहते हैं? ये कहते हैं सिंगापुर को, यानी कि पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहते हैं। रबर का देश ये बोलते हैं मलेशिया को, और धान का देश ये बोलते हैं थाईलैंड को, और फिर स्वर्णिम पैगोडा का देश ये बोलते हैं म्यांमार को। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा और रूस। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? अबू धाबी, रियाद, दोहा, या फिर मस्कट में। तो क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन कहाँ स्वीकार किए गए थे? यह स्वीकार किया गया था कहाँ पे? दोहा में, यानी कि दोहा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, या फिर भिलाई। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है किसको? जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई सभी के सभी। लेकिन जो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है वो कहलाता है जमशेदपुर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित रहता है? किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित रहता है? सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोराडो, या फिर मैकेंजी। किसे रहता है? ये रहता है मैकेंजी का। तो डी विल बी राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं, एक तरफ दिया है कुछ शब्द यानी कि जननांकी शब्द, और एक तरफ दिया है उसकी व्याख्या। तो कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट है विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह। तो ए का 2। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? यह मृत्यु दर घटा जन्म दर है, यानी कि बी का 1। कुल प्रजनन दर क्या है? स्त्री द्वारा अपने गर्भधारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या, यदि कुल प्रजनन दर। तो सी का 3। आश्रित दर क्या है? डी का 4 हो जाएगा। उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का माप, तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 3 डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोपेन महोदय के अनुसार प्रयागराज की जलवायु का प्रकार क्या है? CWG, CWA, CFC, या फिर CSB। तो कोपेन के अनुसार जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जलवायु है वह किस तरह की है? CWG प्रकार की है, यानी कि शुष्क की मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन समझा जाता है? जल संसाधन, पशु संसाधन, कोयला संसाधन, या फिर वन संसाधन। तो अनवीकरणीय किसको समझा जाता है? यह है
कोयला संसाधन, यानी कि इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा क्या जा रहा है? सही सुमेलित नहीं है। मत्स्य पालन, अंगूर उत्पादन, रेशम कीट या फिर उद्यान कृषि। तो मत्स्य पालन क्या होता है? मत्स्य पालन ये जापान में होता है, सही है। अंगूर उत्पादन यह फ्रांस में होता है, ये भी सही है। रेशम कीट पालन पोलैंड में नहीं होता है। और कृषि उद्यान कृषि ये नीदरलैंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो सी वाला है यह करेक्ट नहीं है। जो रेशम कीट पालन है यह जो है पोलैंड में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या करें? करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? मैच है। थानथवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है 14 वर्गों में, 23 वर्गों में, 32 वर्गों में या फिर 120 वर्गों में। कितने वर्गों में किया गया है? थानथवेट द्वारा वर्गीकरण किया गया है 32 वर्गों में। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं है? वायुमंडलीय स्थिरता, संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन, उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति या फिर बादलों का प्रकार। क्या है? वायुमंडलीय स्थिरता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में गोंडवाना क्रम के चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंधन के बाद हुआ है। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। यह अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं। या फिर डी चौथा है, इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो कौन सा कूट इसमें करेक्ट है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, ये भी करेक्ट है। और इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि 2 और 4 करेक्ट है, बाकी क्या है? करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये 20 क्वेश्चन हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एलटी कैडेट के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा यूपीपीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और उससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पूछा गया कौन सा इसमें सही सुमेल है। कनाडा कोयला के लिए, रूस निकिल के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए या फिर जर्मनी हीरा के लिए। तो बात कर रहे हैं इसमें जो कनाडा है वो कोयले के लिए, कनाडा निकिल के लिए है। कनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है? निकिल के लिए। और सोवियत संघ रूस मैग्नीज के लिए है, यानी कि रूस किस लिए? मैग्नीज के लिए, Mg। और संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए। ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये दोनों करेक्ट नहीं, ये तीनों करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। इंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, बनस्वत पर्वत का, वलित पर्वत का या फिर ज्वालामुखी पर्वत का। तो इंडीज पर्वत उदाहरण किसका है? यह जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इसका निर्माण है वह टर्शियरी काल में हुआ था। पूछ ले कि इंडीज पर्वत का निर्माण कब हुआ था, तो कब हुआ था? टर्शियरी काल में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, पोलैंड में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ पर है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी सही है। संसार के सबसे युवा पर्वत कौन से हैं? हार्ज पर्वत, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर सतपुड़ा पर्वत। तो सबसे युवा पर्वत कौन से हैं? ये जो है हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी गणना भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में की जाती है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या फिर विंध्याचल। तो अरावली की जो गणना है सबसे सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था। पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में किस क्षेत्र में उच्चतम है? हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या फिर विंध्य पठार। तो कहाँ पे है? यह है छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
सूची से मैच करना है। एक तरफ दिया है पर्वत यानी कि किस तरह के पर्वत हैं, और एक तरफ दिया है उसकी भ्रंशवत पर्वत ये कैसा है, तो यह सह्याद्री है। वलित पर्वत क्या है, तो वलित पर्वत हिमालय है, अभी आपने ऊपर देखा है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो यह नीलगिरी है। नीलगिरी क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्या है, यह है ज्वालामुखी है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है। इसमें पूछा है वलित पर्वत कौन सा पर्वत नहीं है, एंडीज, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर आल्प्स। इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये वलित पर्वत नहीं है, जबकि एंडीज, हिमालय और आल्प्स ये क्या हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, वलित पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है पादप विचरण को, पादप आक्रमण को, पादप अनुक्रमण को या फिर पादप समुदाय को। तो किसको जाता है श्रेय इसका, पादप विचरण को, पादप आक्रमण को या फिर पादप अनुक्रमण को। इसका जो श्रेय जाता है ये जाता है पादप विचरण को। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल कण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वो हैं तुलनात्मक आर्द्रता, संघनन बिंदु, ओस बिंदु या फिर वाष्पीकरण बिंदु। तो किस तरह के एग्जाम्पल है, ये हैं ओस बिंदु। सी ऑप्शन क्या है, सही है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। तो क्या है, बुध है सबसे नज़दीकी ग्रह। क्या है, कैसे, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि हो जाएगा, फिर अरुण और इसके बाद वरुण हो जाएगा। सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है, उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर पीत सागर। तो सबसे कम गहरा पूछा क्या है, ये कौन सा है, पीत सागर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण, लघु चूक दर, तीव्र ऊर्ध्व वायुधारा या फिर भारी वर्षा। इसमें क्या है, इसमें है तीव्र उच्च वायुधारा। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। लंबे सकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है, भूसन्नति, महासागरी गर्त, महासागरी बेसिन या फिर महासागरी कंदरा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भूसन्नति। ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सागरी जल में लवणों का सही घटनाक्रम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। तो सही घटनाक्रम क्या हो जाएगा, यह सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है या फिर कैल्शियम सल्फेट। यही वाला क्या है, करेक्ट है। सी विल बी राइट। गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है, पपड़ी और प्रवार, प्रवार और क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। किसके बीच में पाई जाती है, यह पाई जाती है प्रवार और क्रोड के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस ग्रह पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर प्लूटो। तो सबसे अधिक लंबाई किस ग्रह पर होती है, यह होती है प्लूटो पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की आवरण परत में, मेंटल में से, क्रोड में से या फिर एस्थेनोस्फीयर में से। तो सर्वाधिक निर्माणकारी हलचलें होती हैं कहाँ पे, क्रोड में से होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में या फिर डी है अंतरातारकीय धूल परिकल्पना में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। जुराल पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है, नवीन बलित पर्वत, जटिल पर्वत, सरल बलित पर्वत या फिर प्राचीन बलित पर्वत। तो जुराल पर्वत किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है आपका प्राचीन बलित पर्वत का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शीर्ष दीवार संबंधित है सर्क से, नुनाटक से, टान से या फिर यू आकार की घाटी से। तो यह रिलेटेड है किससे, यह रिलेटेड है सर्क से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तारों की विस्तृत गैस एवं धूल की राशि के पिंड को कहते हैं फिलामेंट, नेबुला, ग्रहाणु या फिर दैतारक। इसको कहते हैं दैतारक परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 20 क्वेश्चन रहे, 22 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।